मुझे नहीं पता कि तुम सब लोगों में से कितने लोग डिस्कॉर्ड यूज करते हैं, लेकिन जो भी लोग डिस्कॉर्ड यूज करते होंगे वो डिस्कॉर्ड को काफी ज्यादा यूज करते होंगे, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यूज करते होंगे। और जिन लोगों को नहीं पता डिस्कॉर्ड क्या है, डिस्कॉर्ड इज एन ऐप। इट्स लाइक स्काइप या फिर हम जूम कॉल्स जैसे करते हैं, वैसे ही एक ऐप है डिस्कॉर्ड, बट जस्ट बेटर। तो जितने भी गेमर्स हैं या फिर जिन लोगों को डिस्कॉर्ड पता है वो डिस्कॉर्ड को काफी ज्यादा यूज करते हैं एंड सरफेस लेवल पे डिस्कॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इसी डिस्कॉर्ड नाम के प्लेटफॉर्म को कुछ लोग इतने खतरनाक तरीके से यूज करते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि जब आप डिस्कॉर्ड चला रहे हो तो आप ही के पीछे से एक कितना खतरनाक नेटवर्क काम कर रहा है। और ऐसा ही एक नेटवर्क था जिसको FBI ने Tier 1 डोमेस्टिक थ्रेट्स वाली कैटेगरी के अंदर डाला था, एक डिस्कॉर्ड सर्वर। अब खुद सोचो कि अगर एक डिस्कॉर्ड सर्वर थ्रेट बन सकता है तो उस पर क्या क्या हो रहा होगा। इस डिस्कॉर्ड सर्वर का नाम था 764। 764 group is a Satanist cult group that focuses on extreme violence, and one of the main things that they focus on is sex towards children. ये सिर्फ एक हैकिंग या फिर स्कैम ग्रुप नहीं था, ये एक ऐसा ग्रुप था जो छोटे बच्चों से सेल्फ कराता था, उनको रेडिकलाइज करता था। और काफी सारे केसेस में ये जो ग्रुप था 764, ये काफी सारे लोगों की मौत का कारण भी बना है। 764 की कहानी शुरू होती है टेक्सास के एक छोटे से एरिया स्टीफनविल से। यहाँ पे रहता था एक 15 साल का लड़का ब्रैडली केडनहेड, जो खुद को फीलिक्स भी बुलाता था। ब्रैडली का बचपन बहुत ज्यादा ट्रबल्ड था। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा वॉयलेंट कंटेंट देखने लग गया था, बहुत ज्यादा गोर कंटेंट देखने लग गया था। स्कूल में उसके टीचर्स नोटिस करते थे कि कई बार ब्रैडली रैंडमली बॉम्ब्स और वेपन्स की बात करने लगता था। और एक पॉइंट पे आके तो ब्रैडली ने अपने स्कूल में का थ्रेट भी दे दिया था और इसी वजह से उसको जुवेनाइल डिटेंशन में भी डाला गया। जुवेनाइल डिटेंशन में लगा था कि ब्रैडली का मेंटल स्टेट थोड़ा बेटर होगा, बट एक्चुअली उसका एकदम ऑपोजिट हुआ। ब्रैडली की मेंटल हेल्थ और ज्यादा खराब होने लगी। ब्रैडली की रियल लाइफ तो बहुत ही ज्यादा मेसअप हो गई थी, वो कोलैप्स ही करे जा रही थी। तो ब्रैडली अपनी पूरी की पूरी लाइफ ऑनलाइन ले गया। वो माइनक्राफ्ट खेलता था और माइनक्राफ्ट से धीरे धीरे करके वो डिस्कॉर्ड तक पहुंचा। जब वो डिस्कॉर्ड पे पहुंचा तो उसने एक सर्वर ज्वाइन करा जिसका नाम था कल्ट, जिसकी स्पेलिंग थी CVLT। ये सर्वर एक फ्रेंच यूजर चलाता था जिसका नाम था रोहन। रोहन एक मैनिपुलेटर था। यहीं पे स्टोरी की रिसर्च करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता मेरा नाम भी रोहन ही है, बट इट इज व्हाट इट इज। अब ये स्टोरी का पार्ट है, सो हेयर मी आउट। रोहन एक मैनिपुलेटर था। वो इंस्टाग्राम पे, रोब्लॉक्स पे वल्नरेबल बच्चों को टारगेट करता था। वो दोस्ती और रिलेशनशिप का नाटक करता था उनके साथ और फिर उनसे कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज मंगवाता था। और जैसे ही उसके विक्टिम्स अपनी कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज भेज देते थे, रोहन उन सबको स्लेव बुलाने लगता था। उनको खुद का स्लेव बोल के एड्रेस करना और फिर बाद में उन्हीं का फायदा उठाना, उन्हें ब्लैकमेल करना, ये बहुत नॉर्मल था उसके लिए। वो अपने विक्टिम्स को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता था और वो चीजें हासिल कर लेता था जो उसको चाहिए थी। रोहन के लिए मॉरल्स और एथिक्स ज्यादा वैल्यू रखते नहीं थे। अब ब्रैडली जो था उसने भी रोहन से यही सब सीखा, मैनिपुलेशन, ब्लैकमेल और लोगों को कंट्रोल करने के तरीके। 2021 की शुरुआत में ब्रैडली ने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया और ड्रॉप आउट लेने के बाद वो अपनी रियल लाइफ से एकदम ही डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद उसने अपना एक खुद का सर्वर बनाया जिसका नाम उसने रखा 764। क्योंकि जिस शहर से ब्रैडली था, स्टीफनविल से, उसका पिन कोड 764 था। 764 का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कैलकुलेटेड था। ब्रैडली और उसके कोर मेंबर्स ने मिलके एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया था जिससे वो अलग अलग विक्टिम्स को ढूंढ पाते थे, उनको खींच के अपने सर्वर में ला पाते थे और उनको मैनिपुलेट कर पाते थे। अब सवाल आता है कि रिक्रूटमेंट कैसे होता था। ये सारे लोग डिस्कॉर्ड और रोब्लॉक्स जैसे सर्वर्स को यूज करते थे, जहां पे किसी पेरेंट को या टीचर को डाउट भी नहीं हो सकता था कि कुछ गलत होने वाला है। और ये 764 की पूरी टीम यूजुअली उन सर्वर्स पे एक्टिव रहती थी जहां पे द कॉमन टॉपिक्स वर डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर एंड लोनलीनेस। और इन्हीं सारे अलग अलग सर्वर्स में जहां पे ये टॉपिक्स डिस्कस होते थे, वहां पे जाके 764 के मेंबर्स वल्नरेबल बच्चों को ढूंढते थे एंड दे यूज्ड टू टारगेट देम। जैसे ही उन्हें कोई वल्नरेबल बच्चा दिखता था, वो सीधा उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे। कभी वो विक्टिम का दोस्त बनने की कोशिश करते थे या फिर उनका एक वेल विशर बनने की कोशिश करते थे, उनको कुछ चीजें समझा के, उनकी हेल्प करके। अल्टीमेट गोल ये था कि वो उन विक्टिम्स का भरोसा जीत ले। और जैसे ही कोई नया विक्टिम, कोई नया मेंबर इनका
सर्वर 764 ज्वाइन करता था उसको बहुत ही डिस्टर्बिंग कंटेंट भेजा जाता था टू वॉच। अलग अलग गोर वीडियोस, वायलेंस वीडियोस, ये सब कुछ भेजा जाता था कि इन सब वीडियोस को देखा जाए। अब कोई भी नया मेंबर आता था और वो इस डिस्टर्बिंग कंटेंट को देखता था तो वो सीधा सीधा तो कई बार रिपोर्ट कर देता था इस पूरे सर्वर को कि 764 जो सर्वर है वहां पे इनअप्रोप्रिएट कंटेंट शेयर करा जा रहा है। और इन्हीं सारी मल्टीपल रिपोर्ट्स की वजह से 764 सर्वर कई बार बंद भी हुआ था। कुछ पोटेंशियल विक्टिम्स ने तो कई बार पुलिस को भी कंप्लेंट करी थी और FBI के सामने 15 से 16 बार इस ग्रुप को मेंशन करा जा चुका था, लेकिन FBI ने कभी कुछ करा ही नहीं। इन सारी रिपोर्ट्स की वजह से, इन सारी कंप्लेंट्स की वजह से जब भी ये सर्वर बैन होता था, बंद होता था, तो ब्रैडली एक नया सर्वर बना लेता था। और इसी प्रैक्टिस की वजह से कि जब भी कभी इनका सर्वर बैन होगा या नया बना लेंगे, इस प्रैक्टिस की वजह से जितने भी 764 के कोर मेंबर्स थे इंक्लूडिंग ब्रैडली, ये खुद को अनस्टॉपेबल समझने लग गए थे। 764 की जो पूरी फाउंडेशन थी वो एक पुराने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से इंस्पायर्ड थी जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स, जो सेटनिज्म, नियोनाजिज्म, ऑकल्टिज्म का एक मिक्स था। और इनकी कोर आइडियोलॉजी ये थी कि मॉरल्स, एथिक्स, इमोशंस, ये सब कुछ वीकनेस है और इनके हिसाब से ट्रू पावर तब मिलती है जब तुम किसी और इंसान को बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के नुकसान पहुंचा सको। और इसी पूरी आइडियोलॉजी को कलिंग भी बोला जाता है। 764 का कोई भी पॉलिटिकल या फिर फाइनेंशियल गोल नहीं था। FBI और DOJ के अकॉर्डिंग इस ग्रुप का सिर्फ एक ही एम था और वो था जितना ज्यादा केओस और डिस्ट्रक्शन फैला सकते हो उतना फैलाओ, और स्पेशली सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोगों को टारगेट करके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं काफी टाइम से ए मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहा हूं, एक प्लेटफॉर्म जो आपको ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स तक का एक्सेस देता है। ए मार्केट्स का इंटरफेस बहुत सिंपल है। एक ही अकाउंट से आप करेंसीज, स्टॉक्स, कमोडिटीज, इंडाइसेस सब एक्सप्लोर कर सकते हो। अकाउंट फंड करना शुरू सिर्फ $10 से, फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन, लेवरेज अप टू 1:3000, मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 दोनों का सपोर्ट, एजुकेशन रिसोर्सेज, मार्केट एनालिटिक्स और ट्रेडिंग सिग्नल्स भी मिलते हैं। स्टार्ट करना बहुत ईजी है, नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो और अपना अकाउंट बनाओ और साइन अप के टाइम अपना स्पेशल कोड एंटर करो, FING। ये कोड लगाते ही आपको स्पेशल ऑफर मिल जाता है। ये देखो मेरा ट्रेड, एंट्री, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट सब क्लियरली विजिबल है। मेटा ट्रेडर यूज करा है तो बिल्कुल फेमिलियर लगेगा, नहीं हो तो भी सीखना बहुत इजी है। अकाउंट फंडिंग के मल्टीपल ऑप्शंस, क्विक विड्रॉल्स और 24/7 सपोर्ट टीम भी अवेलेबल है। जल्दी से जाके अपना अकाउंट बनाओ और कोड FING डालना बिल्कुल मत भूलना साइन अप के टाइम। 764 अकेला नहीं था, इनके इर्द गिर्द पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया था जिसे एक सामूहिक रूप से द कॉम बोला जाता था। और इसी एक द कॉम से काफी सारे और ग्रुप्स जुड़े हुए थे। कल्ट, स्लिट टाउन, लीग सोसाइटी, हार्म नेशन, नो लाइव्स मैटर, 303, 555, MKY और ऐसे ही कई सारे और ग्रुप्स थे। और इन सारे ग्रुप्स के अंदर काफी सारे ओवरलैपिंग मेंबर्स होते थे कि कुछ मेंबर्स ऐसे होते थे जो मल्टीपल ग्रुप्स में होते थे। और इस पूरे मेगा ग्रुप में द कॉम के अंदर एक सिस्टम चलता था कि जो इंसान सबसे ज्यादा वॉयलेंट या सबसे ज्यादा गोरी या सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग वीडियो भेजेगा उसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होगी। इनकी इसी आइडियोलॉजी की वजह से पता नहीं कितनी हजारों लाखों वीडियोस शेयर करी जाती थी इस कॉम के अंदर, जो सारी इतनी ज्यादा खतरनाक होती थी कि अगर कोई नॉर्मल इंसान इन सबको देख ले तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाए। और इसी पूरे माइंडसेट के वजह से FBI ने इनको निहिलिस्टिक वॉयलेंट एक्सट्रीमिस्ट का भी टैग दिया था, क्योंकि इनका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं था, इनका कोई भी गोल नहीं था। ये सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, विच वॉज केओस एंड डिस्ट्रक्शन। अब तुम ये भी सोच रहे हो सकते हो कि ये जो ग्रुप था द कॉम, जिसके अंदर इतने सारे छोटे छोटे ग्रुप्स थे, ये सारे लोग आ कहां से रहे थे। डिस्टर्बिंग बात ये है कि ये सारे जो लोग थे जो इस ग्रुप के अंदर थे, उनमें से मोस्टली इनिशियल विक्टिम्स थे। ये एक पिरामिड स्कीम की तरह था कि पहले एक विक्टिम को पकड़ा गया, फिर उसको डिस्टर्बिंग कंटेंट दिखाया गया, फिर उसे बोला गया कि तुम्हारी जो कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज है वो हम बाहर भेज देंगे, अगर तुम चाहते हो कि हम पब्लिक ना करें तुम्हारी वो फोटोज तो तुम्हें ऐसे ही 2-3 विक्टिम्स और लाने पड़ेंगे। और ऐसे ही करके पता नहीं कितने सारे विक्टिम्स इकट्ठा होके अल्टीमेटली इन सारे ग्रुप्स के पार्ट ही बन गए, क्योंकि द कॉम के अंदर रैंकिंग भी इसी बेसिस पे चलती थी। स्टार्टिंग में जो विक्टिम्स थे वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए, अपनी फोटोज लीक ना हो जाए उसके लिए इन सारे ग्रुप्स में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके दे बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। और खाली विक्टिम्स की कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज को यूज करके उन्हें खाली और विक्टिम्स लाने को नहीं बोला जाता था, बल्कि उन विक्टिम से काफी सारे और भी काम कराए जाते थे। I was forced to. I didn't want to do that. I did not want to do that at all. I was so terrible. I would sit in my own filth.
I wouldn't change my underwear, I wouldn't shower, I wouldn't get out of bed, I wouldn't eat. I got threatened that they would send my photos to my school, my mom, my friends. They would tell everybody everything I've ever done, and like it was really like terrible blackmail. And demands extreme होते होते एनिमल और तक पहुंच जाती थी। और कई सारी वीडियोस तो लाइव स्ट्रीम होती थी, जिन्हें वॉच पार्टीज भी बोला जाता था, जहां पे कई सारे ग्रुप लीडर्स एक साथ बैठते थे और विक्टिम को उस कॉल पे लेते थे एंड विक्टिम की वीडियो ऑन करवा के उसको अलग अलग चीजें बोलते थे करने के लिए। एंड जो विक्टिम था उसे जो भी डिमांड्स दी जाती थी उसे वो फुलफिल करनी पड़ती थी लाइव ऑन कैमरा। और इन वॉच पार्टीज की जितनी भी रिकॉर्डिंग होती थी या फिर वो वीडियोस होती थी जो बहुत एक्सट्रीम है, इन सब को इकट्ठा करके एक हार्ड ड्राइव में सेव करा जाता था, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड द लोर बुक। गोर वीडियोस को, वायलेंट वीडियोस को या फिर टॉर्चर वीडियोस को ट्रॉफीज की तरह रखा जाता था। जो विक्टिम्स थे वो एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए थे जिससे वो निकल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो निकलने की कोशिश भी करते थे तो उन्हें सीधा बोला जाता था कि तुम्हारी वो फोटोज, वो कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज और वीडियोस हम तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारे फ्रेंड्स को भेज देंगे। और कई बार तो कल्ट लीडर्स पुलिस को फेक कॉल्स करते थे और अपने विक्टिम्स के घर पे भेज देते थे, ये बोल के कि विक्टिम के घर पे कुछ इलीगल हो रहा है, जो कि एक तरीके से उन विक्टिम्स की फैमिली को इनडायरेक्टली थ्रेट करना ही था। एक 14 साल की लड़की थी जिसका डिस्कॉर्ड पे नाम होली गर्ल 222 था। इस लड़की को एक लड़का मिलता है, जोसेफ शनोवर, जो कि फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कोड बॉक्स से था। जोसेफ ने होली गर्ल 222 को ब्लैकमेल करके, इतना ज्यादा मैनिपुलेट करके, इतना ज्यादा फोर्स करा कि उसको अपने पेट को ही हार्म करना पड़ा। किस लिए? फॉर जोसेफ्स एंटरटेनमेंट। एक्चुअली जोसेफ खुद भी पहले एक विक्टिम ही था ऑफ बुलिंग, लेकिन जैसे ही वो 764 के कांटेक्ट में आया, 764 से इंस्पायर होके उसने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम उसने रखा केक स्कार। अब्दुल्ला अली नाम का भी एक यूजर था फ्रॉम इजिप्ट, और उस पे भी काफी सारे एलिगेशंस लगे थे फॉर मेकिंग द सेम काइंड ऑफ वीडियोस, एनिमल वीडियोस। जर्मनी का एक लड़का निको लुसियानो, निको का पूरा बचपन साइकियाट्रिक केयर और इंस्टेबिलिटी के थ्रू निकला था। 2022 में उसने एक 74 ईयर ओल्ड लेडी का मर्डर कर दिया था, जिसे वो लाइव स्ट्रीम करके MKY ग्रुप को दिखा रहा था, क्योंकि वो MKY ग्रुप में एंट्री चाहता था। इस मर्डर के बाद उसे सिर्फ 14 साल की सजा हुई। विंसेंट कोलेसन नाम का एक लड़का था, ही वॉज फ्रॉम द ग्रुप केक स्कार। उसने अपने खुद का एक ब्रिक स्क्वाड बनाया हुआ था। विंसेंट भी द कॉम के काफी सारे ग्रुप से अटैच था। टेक्सास का एक 21 साल का लड़का था, कैलिब। उसने एक 12 साल की लड़की को मैनिपुलेट करके, ब्लैकमेल करके अपने साथ भागने के लिए कन्विंस कर लिया था। उसने उस लड़की से काफी सारी कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज और वीडियोस भी लेके रखी हुई थी जस्ट टू ब्लैकमेल। जब वो पकड़ा गया तो उसे 350 साल की जेल हुई। और अब आता है सबसे खतरनाक केस। एक 25 साल का लड़का था, सैमुअल, और वो मेंटली काफी, उसकी बात शुरू हुई एक लड़की से जो 15 साल की थी और उसका यूजर नेम FMLK था। FMLK ने उस लड़के से, सैमुअल से बात करके उसको इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर लिया था, इतना ज्यादा, व्हाट डू यू कॉल इट, इतना ज्यादा एनकरेज कर दिया था टू। ये सारी बातें, ये सारे केसेस बस कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्चुअल में जो नंबर है केसेस का वो हमें पता भी नहीं है। ये तो वो केसेस थे जो बाहर आ गए थे। जैसे जैसे 764 और ज्यादा पॉपुलर होता गया, उनके पास और बड़ी कंटेंट लाइब्रेरी होती गई, तो खाली टीनेजर्स नहीं, अब एडल्ट्स भी 764 कल्ट के साथ जुड़ना शुरू हो गए थे, जिनको स्पेसिफिकली पता था कि उनको क्या चाहिए। रिचर्ड नाम का एक बंदा था फ्रॉम मिशिगन, ही वाज 47 इयर्स ओल्ड, एंड विलियम जॉन फ्रॉम फ्लोरिडा। ये दो लोगों को पुलिस ने अरेस्ट करा था फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग CSAM कंटेंट ऑन द सर्वर। और अब इस पॉइंट पे आके 764 के अंदर मनी ट्रांजैक्शन शुरू हो गए थे। लोगों ने काफी सारी वीडियोस और मीडिया एक दूसरे से ट्रेड करना शुरू कर दिया था फॉर मनी एंड अदर वीडियोस एंड फोटोज। कई बार तो ब्रैडली खुद क्लेम करता था कि वो दिन के हजारों डॉलर कमा रहा है वीडियोस ट्रेड करके, और इन वीडियोस में से काफी सारी वीडियोस उन विक्टिम्स की होती थी जिन्होंने कुछ करा भी नहीं है। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा था तो पीछे से पुलिस धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो गई थी, और 2021 में फाइनली ब्रैडली को पुलिस ने अरेस्ट करा। ब्रैडली के लैपटॉप से 20 से ज्यादा CSAM फोटोज मिली थी। उसके बाद ब्रैडली पे केस चला है, काफी ज्यादा लंबे टाइम तक ट्रायल चला है, और काफी सारे मल्टीपल क्राइम्स के लिए ब्रैडली को 80 साल की जेल हुई।
लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ पे असली इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। 2021 में FBI ने पूरे यूरोपियन लॉ इन्फोर्समेंट टीम को इस पूरे कल्ट के बारे में, इन सारे लोगों के बारे में, इस पूरे मेगा ग्रुप के बारे में इन्फॉर्म करा। इंटरपोल भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग गया। डिस्कॉर्ड की अपनी टीम ने कंफर्म करा कि 130 से ज्यादा सर्वर्स बंद करे गए थे, जिनसे 35,000 से ज्यादा अकाउंट्स लिंक्ड थे। और इसी दिन FBI ने 764 को एक Tier 1 टेररिज्म ग्रुप घोषित कर दिया था। Tier 1 डोमेस्टिक टेररिज्म थ्रेट सबसे टॉप लेवल का थ्रेट होता है। FBI ने अपने खुद के 55 ऑफिसर्स लगा दिए थे इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में। और जब डिस्कॉर्ड की टीम ने इंफॉर्मेशन पास ऑन करी FBI को, तो उसके बाद टेलीग्राम की टीम भी सामने आई और उन्होंने भी डेटा शेयर करा था। 2025 आते आते 250 से ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी ऑन दिस होल मैटर। यू हैव नो आइडिया कि 250 इन्वेस्टिगेशंस कितना बड़ा नंबर है। और हो सकता है तुम्हें अभी ये लगे कि ये तो बस इन्वेस्टिगेशन हुई होगी और उसके बाद ये पूरा मैटर खत्म हो गया होगा, बट ऐसा नहीं है। 2025 तक इस पूरे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड अरेस्ट हुए हैं। 2025 तक, पिछले साल तक। रोमानिया में एक 17 साल का लड़का अरेस्ट हुआ जो हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को एंड एयरपोर्ट्स को बॉम्ब करने का थ्रेट देता था। इन्वेस्टिगेटिव टीम्स ने 4 और मेंबर्स को पकड़ा था जिन्होंने कम से कम 17 से 20 विक्टिम्स को करा था। इटली के बोल्जानो में एक टीनेजर को पकड़ा गया जो बॉम्ब्स और वेपन्स कलेक्ट कर रहा था। स्पेन के अंदर 23 साल का लड़का था एक ह्यूगो, वो अपने पास वेपन्स कलेक्ट कर रहा था और वो मास शूटिंग के थ्रेट्स देता था। फ्लोरिडा में एक लड़का था जैक, जिसे 17 साल की सजा हुई। क्यों? उसके पास 8,300 CSAM फाइल्स थी। 8,300। ब्राजील में पुलिस ने एक और ग्रुप को अरेस्ट करा था जो लेडी गागा के कॉन्सर्ट में शूटिंग एंड बॉम्बिंग करने वाले थे। और ये सारे के सारे अरेस्ट सिर्फ 5 महीनों के अंदर हुए थे। तुम ये समझ पा रहे हो कि ये सारे लोग अगर अपने प्लान्स एग्जीक्यूट कर पाते तो ये किस लेवल पे डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते थे, किस लेवल पे टेरर क्रिएट कर सकते थे। और ये सारे के सारे एक ही ग्रुप से जुड़े हुए थे। 764 की सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? कि जो इसका क्रिएटर था ब्रैडली, वो खाली एक ही सर्वर पे डिपेंडेंट नहीं था, उसने मल्टीपल सर्वर्स बनाए हुए थे। तो जहां पे ब्रैडली अभी जेल के अंदर बंद है, उसके ये सारे सर्वर्स, ये सारे नेटवर्क्स अभी भी रन कर रहे हैं। और ये सारे नेटवर्क्स चलते क्यों रहेंगे? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसे डेवलप हुआ है। कोई भी विक्टिम आएगा तो वो टाइम के साथ मजबूर होके इस पूरे सिस्टम का पार्ट ही बन जाएगा। ब्रैडली के बनाए हुए काफी सारे नेटवर्क्स टिल डेट एग्जिस्ट करते हैं और रन करते हैं। अगर आप एक पेरेंट हो और आप मेरे वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। लेकिन आपके जो बच्चे हैं, अगर वो डिस्कॉर्ड यूज कर रहे हैं तो उनको ये मत बोलिए कि डिस्कॉर्ड मत यूज करो या फिर ऑनलाइन मत जाओ, बट जस्ट लेट देम नो कि ऐसी ऐसी चीजें होती है, सो दैट कि वो सिक्योर रहे, कि वो ऑनलाइन जाके एक्सेस कर सके, चीजें पढ़ सके, चीजें जान सके, लेकिन चीजों में फंसे ना। ये बात तो सच है कि जब तक छोटे बच्चों पे एक्सेस है इंटरनेट का, तब तक ऐसी सारी एक्टिविटीज होती रहेंगी, ऐसे सारे ग्रुप्स बनते रहेंगे। देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, बट द मैक्सिमम वी कैन डू इज कि हम अपने खुद के बच्चों को, छोटे भाई बहनों को, बेटे बेटियों को, फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर सके कि ऐसे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं एंड इनसे बच के रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि इंटरनेट कितनी स्कैरी जगह हो सकती है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल और आपको अपना ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।